राहुल जी, मिड डे मील से बिहार में 23 बच्चों की जान चली गई। इस घटना के बाद राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही हैं। तो मेरा खरी बात में आपसे पूछना है कि ऐसे हादसे के बाद क्या एकजुटता नहीं दिखानी चाहिए राजनीतिक पार्टियों को? एक दूसरे पर इल्जाम लगाना कहाँ की इंसानियत है? इस विषय पर आपकी खरी बात क्या है? देखिए, पहले तो मैं उन परिवारों से अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है। जी दुख की इस घड़ी में भगवान उनको हिम्मत और हौसला दे। जी और रही बात है कि इसमें राजनीतिकों को अपनी इंसानियत दिखानी चाहिए कि नहीं, मैं नहीं मानता कि राजनीतिकों में इंसानियत बची हुई है। अपने इस सवाल का पूरा जवाब देने से पहले मैं ये बताना जरूरी समझाऊं कि मिड डे मील स्कीम है क्या और इसकी शुरुआत क्यों हुई थी। जी मिड डे मील वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे किया था काफ़ी साल पहले, और जिसमें ये आया था कि भारतीय बच्चों का कई एरिया में माल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा कम है। बल्कि उन्होंने कंपेयर किया था कि सहारा की जो इथोपिया और ये घाना जैसी बहुत ही गरीब कम देश है ना, युगांडा जैसे, उनसे भी कम है। तो उस कमी को दूर करने के लिए सरकार ने एक स्कीम चलाई थी। वे बच्चों को दोपहर में स्कूल में खाना दिया जाएगा, पौष्टिक भोजन दिया जाएगा, जिसे मिड डे मील कहते हैं, ताकि उनका ग्रोथ सही हो सके। क्योंकि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। अगर उनको पूरा पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा तो वो क्या जवान बनेंगे? जब बचपन भूखा है तो जवानी क्या होगी? तो इसी तरह पे इसको शुरू किया गया था। स्कीम बहुत अच्छी थी, इसमें कोई दो राय नहीं। अब इसको लागू करने का जुम्मा किसका होता है? स्कूल के प्रिंसिपल या हेडमास्टर का। उसकी देखरेख में भोजन पकाया जाता है और बच्चों को सर्व किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ एक ऐसा वर्ग बन चुका है जिनके मुंह के मांस लग चुका है। वो भोजन कौन खाता है नहीं खाता है, उससे कोई मरता है या जीता है, उन्हें कोई मतलब नहीं। उन्हें अपने मुनाफे से मतलब है, और उसी मुनाफे का ये निकालने का ये अंजाम है कि 23 बच्चों की मौत हो गई। वरना देखिए, आप भोजन परोसते हैं घर में, कभी किसी के वो फूड पॉइजनिंग हो जाए किसी वजह से, वो एक अलग बात है। लेकिन खाने में जहर आ जाए ये नहीं होता है। तो वहाँ क्यों होगा इतने बच्चों के इतने जिम्मेवार होते हुए भी? क्योंकि किसी को परवाह नहीं। वहाँ खाने कौन जाते हैं? गरीबों के बच्चे पढ़ने जाते हैं, और इसी उम्मीद में कि वो माँ बाप वहाँ भेजते हैं कि बच्चा पढ़े भीगा और साथ में एक वक्त का भोजन भी खाएगा, जो कि सुबह शाम की रोटी का जुगाड़ करने के लिए दिन भर मेहनत करते हैं। अब वही बच्चे वहाँ जाकर ऐसा खाना खा के मर जाते हैं और उन लोगों को मुनाफा की पड़ी रहती है, तो सोचिए देश का भविष्य क्या होगा। अब ये बच्चे कहाँ के मरे हैं? बिहार के, जहाँ के 10 में से 3 बच्चे IAS IPS अफसर बिहार के होते हैं। 10 में से 3 बच्चे IPS और IAS में बिहार के सिलेक्ट होते हैं। तो मानिए स्टेट कितने हैं? 28 स्टेटों में से अकेला 1/3 के दे रहा है। तो वहाँ एजुकेशन उन बच्चों को, उस राज्य के बच्चों में एजुकेशन कितनी अहमियत रखती है? इन बच्चों में तो उनमें से भी कुछ तो निकल सकते थे 23 बच्चों में से। तो ऐसी बात ये है कि आपने सोचना चाहिए कि एक मुनाफे के लिए, अपने मुनाफे के लिए बच्चों की जान लेना कितना बड़ा गुनाह है। ठीक है, इन्होंने डायरेक्टली नहीं मारा, पकाया नहीं, लेकिन मैं इनको नरबख्शी से कम नहीं मानता। सिर्फ यही है कि इन्होंने उनको पका के खाया नहीं, लेकिन मारा तो है बच्चों को। आप भिखारी को भीख देते हैं, आप बासी भोजन दे दें, आपकी मर्जी। भिखारी ले ना ले वो उसकी मर्जी, उसके खाने से कुछ होता है वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ भीख नहीं दे रहे किसी को, ये बच्चों का हक है। मिड डे मील बच्चों का हक है, सरकार उसको दे रही है और उसमें से भी खा रहे हो तो दया नहीं कर रहे आप, तो वो जुल्म कर रहे हो उन बच्चों के ऊपर। उनका हक भी मार रहे हो और मार भी रहे हो, उनकी जान भी ले रहे हो। प्लेट में आप भोजन परोसने की बजाय आप जहर परोस रहे हो, मौत परोस रहे हो। तो इसका अंदाजा लगाइए कि बच्चों के छोटे छोटे दिमाग पे क्या असर पड़ेगा। कल को वो प्लेट में जब डला भोजन देखेंगे तो क्या उन्हें अपने दोस्तों की और मित्रों की शक्ल नहीं याद आएंगी? क्या वो उस भोजन को खा पाएंगे? मिड डे मील ना हो कि मौत का भोजन हो गया, मौत का भोजन बन गया ये। तो इसका असर कितना पड़ेगा? सिर्फ एक कुछ लोगों के मुनाफे के कारण।
तो मैं ये मानता हूँ कि इस तरह के जिन लोगों ने ये किया उनकी जांच होनी चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब रही आपकी बात राजनीति कर रही है, देखिए हमारे नेता राजनीति करने में तो हमेशा चुस्त रहते हैं। नहीं, उनका ये बयान आया है कि जेडीयू के मंत्री का बयान आया है कि ये हमारे खिलाफ षड्यंत्र है, सरकार गिराने का षड्यंत्र है। उन्होंने इल्जाम लगाया विपक्ष पर इस मामले के बाद। मेरा सवाल आपसे ये था। अच्छा, तो इल्जाम लगाया, षड्यंत्र किया है विपक्ष ने। देखिए षड्यंत्र तो खुद जिसने कहा है उसी ने किया है, उसको लोगों ने जिताया था। कैसे जिताया, क्या कह के वोट मांगे थे, इस पे गौर कीजिए पहले कि हम लालू प्रसाद यादव के कुशासन से आपको निजात दिलाएंगे। जेडीयू ने ये वादा था कि लालू प्रसाद यादव के कुशासन से आपका निजात दिलाएंगे, पीछा छोड़ाएंगे, हमें वोट दो। तो आपने ये कह के वोट मांगे थे। अब आपके राज्य में उनका ही कोई आदमी षड्यंत्र करके, वो है भी कि नहीं है पता नहीं। वो तो बाद में पता, चलो मान लिया कि वो है, वो मंत्री वाली बात मान भी ले कि वो है, तो आप क्या कर रहे थे? आपको नहीं पता था, आप उन्हीं के कुशासन को खत्म करने के लिए लोगों ने आपको सत्ता की डोर सौंपी थी जी। तो आपने क्यों नहीं उनको रोका? आपको नहीं पता था वो आपके विरोधी, वो आपके खिलाफ तो चालने करेंगे ही, वो तो हमेशा षड्यंत्र करेंगे ही, तो आपने क्यों नहीं किया? तो मैं ये मानता हूँ कि उससे बड़ा षड्यंत्र तो इस जेडीयू के मिनिस्टर का है, जिसने अपने पब्लिक के खिलाफ साथ षड्यंत्र किया है। सत्ता में आया लेकिन संभाल नहीं सका जी। अब उसने दो घंटे के अंदर उसने ये बड़ा जल्दी पता कर लिया कि जेडीयू का किया हुआ षड्यंत्र है। तो 9 साल की आरजेडी का मंत्री ने ये पता लगा लिया, जेडीयू के मंत्री ने आरजेडी का षड्यंत्र किया हुआ है जी। तो आप 7-8 साल से सत्ता में है, तब आपने ये नहीं पता लगा, कोशिश करी रोकने की कि ये काम कर सकते हैं। आप 8 साल में वो काम नहीं कर सके, आपको 2 घंटे में ये पता, तभी तो आपने कहा है कि ये कर सकते हैं। तो जब ये कर सकते हैं तो इसका मतलब आपको पता पहले नॉलेज थी कि ऐसा कर सकते हैं, तो रोकने का काम क्यों नहीं किया? तो षड्यंत्रकारी मैं ये मानता हूँ कि अगर वो है आरजेडी वाला, तो उससे बड़ा तो ये जेडीयू का मिनिस्टर षड्यंत्रकारी है। देखिए पहले शास्त्री जी के टाइम में एक रेल की दुर्घटना हुई थी, शास्त्री जी ने उसी टाइम शाम होने से पहले इस्तीफा दे दिया था जी। और आज के मंत्री ऐसे हैं कि 23 बच्चों की, निरपराध बच्चों की, मासूमों की जान चली गई, इस्तीफा देना तो दूर, वो दूसरे पे इल्जाम ठोक रहे हैं, वो भी 2 घंटे के अंदर, जबकि ये नहीं पता कि मौत का असल कारण क्या था, जहर था, फूड पॉइजनिंग था या कुछ और था। लेकिन क्या है, राजनीति करनी, क्योंकि विपक्ष वो उन्होंने आरजेडी ने ये मंत्री जी शाही जी गोपालगंज में ये इलेक्शन में, पिछले एमपी इलेक्शनों में हराए थे, तो इनका निशाना यही रहता है हमेशा, एक दूसरे अपने विरोधी के ऊपर निशाना लगाना। तो क्या रिजल्ट आएगा ऑटोस्पी में, क्या पोस्टमार्टम में क्या आता है, वो एक बाद की बात है जी। लेकिन कम से कम मासूम बच्चों का क्यों हुआ और फिर से ऐसा ना हो ध्यान तो उस तरफ जाना चाहिए सबका मिलके, कि कल को हमारे बच्चों को फिर से ऐसा ना हो, किसी की माँ की गोद ना उजड़े, तो फिर उस पर ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि एक दूसरे पे इल्जाम लगाना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो वक्त का तकाजा यही है कि इस हादसे के कारण क्या है उनको तय तक जाएं, जिनकी गलती से ये हुआ है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दें, ताकि आगे एग्जाम्पल क्रिएट हो। और उससे बड़ी चीज़ ये है कि ऐसे हादसे फिर से ना हो, ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है, और तभी उन बच्चों में विश्वास बढ़ेगा और वो वापिस स्कूल की तरफ आना शुरू करेंगे जी। देखिए उस आपने 2 लाख का मुआवजा दे दिया, हाँ सरकार ने घोषित किया, हाँ, तो मैं इसको एक नमक पे जख्म पे नमक छिड़कने जैसा मानता हूँ जी। आप जिस माँ का बच्चा गया है, वो आपको पता है कि बिहार में कम से कम IAS IPS बनने का ट्रेंड कभी से सबसे ज़्यादा है। वो दिल्ली में आके सबसे ज़्यादा तैयारियां जहाँ के बच्चे करते हैं वो बिहार के होते हैं जी। तो इन 23 बच्चों में से पता नहीं कितने इस तरह की सर्विस में जाते, तो उस माँ का कैसे पेटा बनेगा? ठीक है, सरकार है अपनी तरफ से जो भी करती है वो करेगी ही, लेकिन कम से कम ये सुनिश्चित जरूर कर दे कि आगे से ऐसा हादसा ना हो, जो बच्चों का हक है वो उन तक जरूर पहुँचे जी। धन्यवाद राहुल जी। वेलकम।
खरी बात के आज के इस अंक पर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अन्य विषयों पर खरी बात जानने के लिए खरी बात को आज ही सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय।